दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक कर ही दिया है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। एक दलित लड़की जिसने प्रधानमंत्री से 5 ऐसे सवाल पूछे जिससे पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया। कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री भी निरुत्तर खड़े रहे। 5वां सवाल तो ऐसा था जिसने पूरे सभागार को ही हिलाकर रख दिया। तो चलिए पूरी घटना को व्यापक रूप से समझते हैं। वो कोई सामान्य दिन नहीं था। सजे हुए मंच, चलते कैमरे और सामने बैठे देश के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री, सब कुछ तयशुदा था सिवाय उस सवाल के। उस दिन एक दलित लड़की ने सवाल पूछने की तय की गई सीमा को पार कर दिया। न उसके पास सत्ता का सहारा था, न किसी संगठन की ढाल, उसके पास सिर्फ अपना अनुभव था जो सदियों की चुप्पी से जन्मा था। वो उन गलियों से आई थी जहां कानून किताबों में बराबरी की बात करता है लेकिन जमीन पर जाति पहले सामने आती है। उसने देखा था कि न्याय और अपराध के तराजू ताकतवर और दलित के लिए अलग अलग होते हैं और विश्वविद्यालयों तक में योग्यता से ज्यादा पहचान पूछी जाती है। डर वो बहुत पहले देख चुकी थी, इसलिए अब उसकी आंखों में सिर्फ सवाल थे, ऐसे सवाल जो किसी पार्टी से नहीं बल्कि सत्ता की सोच से टकराते हैं। जब उसने माइक उठाया तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रही थी। उसकी आवाज में टूटे हुए दलित छात्रों की खामोशी, उजड़े घरों का दर्द और उस विकास की सच्चाई थी जो सबसे पहले गरीब और दलित को कुचलता है। वो जानती थी कि ये साहस नहीं, जोखिम है, लेकिन ये भी कि अगर आज सवाल नहीं पूछा गया तो कल फिर इंसानियत किसी नारे के नीचे दबा दी जाएगी। पूरा देश देख रहा था। ये एक लड़की और प्रधानमंत्री का आमना सामना नहीं था, ये संविधान और सत्ता के बीच खड़ी एक पूरी पीढ़ी की आवाज थी। इसके बाद आने वाले सवाल औपचारिक नहीं थे, वे व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने वाले थे। ऐसे सवाल जिनसे बचा नहीं जा सकता, सिर्फ सामना किया जा सकता है। माइक जैसे ही उस दलित लड़की के हाथ में आया, मंच पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कैमरे जूम इन कर रहे थे, दर्शक सांस रोककर देख रहे थे और हवा में तनाव इतना घना था कि उसे काटा जा सकता था। उसकी आवाज स्थिर थी, न कोई कांपन, न कोई हिचकिचाहट, बल्कि एक गहरी दबी हुई चोट की तरह जो सालों से अंदर ही अंदर जख्म बनकर रह गई थी। उसने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में देखते हुए पहला सवाल पूछा। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब दलितों की हत्या होती है तो न्याय की प्रक्रिया इतनी सुस्त और लंबी क्यों हो जाती है? फाइलें सालों तक दबी रहती हैं, गवाह डरते हैं और अपराधी खुलेआम घूमते हैं, लेकिन एक गरीब दलित के घर पर बुलडोजर चलाने में सरकार को एक पल भी नहीं लगता। नोटिस नहीं, सुनवाई नहीं, बस एक रात में सब कुछ मलबा बन जाता है। क्या यह न्याय का दोहरा मापदंड नहीं है? क्या दलित का जीवन इतना सस्ता है कि अपराध की सजा देने में साल लग जाते हैं लेकिन उसकी छत छीनने में सिर्फ मिनट? ये सवाल कोई किताबी बहस नहीं था, ये उन सैकड़ों घरों की चीख थी जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों में रातों रात ध्वस्त कर दिए गए। यह उन परिवारों की पीड़ा थी जिन्हें पहले कोई कागज नहीं दिखाया गया, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बताई गई, बस उनकी जाति देखी गई और बुलडोजर की गर्जना सुनाई दी। यह उन मामलों की याद दिलाता था जहां दलित बस्तियों पर अवैध निर्माण का लेबल लगाकर उन्हें मिटा दिया जाता है, जबकि ऊपरी जातियों के अवैध कब्जों पर कार्रवाई की रफ्तार धीमी या लगभग शून्य रहती है। सवाल हवा में तैरता नहीं रहा, वो सीधे मंच पर गिरा और उसकी गूंज पूरे देश में फैल गई। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। उनकी आवाज संयत थी, शब्द सधे हुए थे और चेहरा वैसा ही शांत जैसा हमेशा दिखता है। उन्होंने कहा, देखिए, कानून इस देश में सबके लिए बराबर है। हमारी सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। चाहे कोई भी हो, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, अपराध करने वाला सजा पाएगा। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होती है क्योंकि हम विकास की राह में बाधाएं नहीं चाहते। हर जगह नोटिस दिए जाते हैं, कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। जवाब सुनकर मंच पर तालियां बजीं, वही तालियां जो हमेशा ऐसी सभाओं में बजती हैं। लेकिन उस दलित लड़की की आंखों में कोई संतोष नहीं था। वो चुपचाप सुनती रही क्योंकि उसने जवाब नहीं सुना था। वो तो वही पुरानी स्क्रिप्ट सुन रही थी जो हर बार दोहराई जाती है। प्रधानमंत्री के शब्दों में कानून का राज था, सबका विकास था, लेकिन उस सवाल की गहराई में जो पीड़ा छिपी थी वो अनसुनी रह गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप बाबा साहेब आम्बेडकर को सच्चे दिल से पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम, जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सच्चाई देखिए। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2014 से 2022 तक दलितों के खिलाफ अपराधों में 46% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है।
हत्या, बलात्कार, मारपीट, ये मामले सालों तक अदालतों में लटके रहते हैं। गवाहों को धमकियां मिलती हैं, पुलिस रिपोर्ट्स में देरी होती है और कई बार तो एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। लेकिन बुलडोजर की बात अलग है। उत्तर प्रदेश में 2017 से अब तक हजारों घर ध्वस्त किए गए, ज्यादातर मुस्लिम और दलित बस्तियों में। बुलडोजर जस्टिस का नाम दिया गया इसे, जहां आरोप लगते ही बिना पूरी जांच के घर उजाड़ दिए जाते हैं। क्या नोटिस दिए जाते हैं? हाँ, कागज पर, लेकिन जमीन पर कई परिवारों को रात में सूचना भी नहीं मिलती। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बुजुर्ग बीमार पड़ जाते हैं और महिलाएं खुले आसमान के नीचे रोती हैं। एक तरफ दलित युवक की हत्या का मामला, जैसे हाथरस कांड, जहां पीड़िता की लाश को जल्दबाजी में जलाने की कोशिश की गई, जांच में देरी हुई और आज तक पूर्ण न्याय नहीं मिला। दूसरी तरफ एक छोटी सी झुग्गी, जहां परिवार सालों से रह रहा है, लेकिन विकास के नाम पर उसे मिनटों में मिटा दिया जाता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कानून बराबर है, लेकिन जमीन पर यह बराबरी शर्तों में बंटी दिखती है। अपराधी अगर ताकतवर है तो जांच धीमी, पीड़ित अगर दलित है तो न्याय धीमा। लेकिन जब बात साफ सफाई या शहर सजाने की आती है तो बुलडोजर सबसे तेज दौड़ता है। उस लड़की ने यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि वो खुद ऐसी बस्ती से आई थी। उसने देखा था कि कैसे उसके पड़ोसियों के घर ढहाए गए बिना किसी पुनर्वास के, बिना किसी सहायता के। बच्चे सड़कों पर खेलते थे और अगले दिन मलबे के ढेर में। वो जानती थी कि अवैध निर्माण का बहाना कितना आसान है जब जाति और गरीबी सामने हो। प्रधानमंत्री के जवाब में विकास की बात थी, व्यवस्था की बात थी, लेकिन उस पीड़ा की बात नहीं थी जो हर बार दलित परिवारों को झेलनी पड़ती है। ये जवाब नया नहीं था। ये वही जवाब है जो हर बार दिया जाता है जब जातिगत हिंसा होती है, जब दलितों के अधिकार छीनने जाते हैं। कानून सबके लिए बराबर है कहकर सवाल को सामान्य कर दिया जाता है, लेकिन हकीकत में वो बराबरी सिर्फ कागजों पर रह जाती है। उस क्षण मंच पर सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन भीतर एक तूफान उठ रहा था, क्योंकि सवाल सिर्फ बुलडोजर का नहीं था, ये उस पूरे पैटर्न का था जहां शक्ति बहुत तेज चलती है और न्याय हमेशा हांफता हुआ पीछे छूट जाता है। देश ने देखा कि जवाब दिया गया, लेकिन संतोष नहीं मिला। उस लड़की की आंखों में वही सवाल अब भी जिंदा था, और उसी सवाल ने आगे आने वाले और भी तीखे सवालों की जमीन तैयार कर दी। क्योंकि जब सत्ता कहती है कि सब बराबर हैं, लेकिन जमीन पर दलित का घर सबसे पहले ढहता है, तो सवाल उठना लाजमी है। और वह सवाल अब सिर्फ उस लड़की का नहीं रहा, वो हर उस दलित का सवाल बन चुका था जो विकास के नाम पर उजाड़ा जा रहा है, लेकिन न्याय के नाम पर इंतजार करवाया जा रहा है। पहले सवाल के बाद मंच पर एक क्षण के लिए खामोशी छा गई, जैसे पूरी सभा सांस रोककर इंतजार कर रही हो कि आगे क्या होगा। हवा में तनाव इतना घना था कि उसे छुआ जा सकता था। कैमरे अभी भी घूम रहे थे, दर्शकों की आंखें उस दलित लड़की पर टिकी हुई थी और प्रधानमंत्री का चेहरा वैसा ही शांत और आत्मविश्वासी था। लेकिन वो खामोशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। लड़की ने माइक फिर से संभाला और इस बार उसके शब्द और भी गहरे थे, क्योंकि वे किसी टूटे हुए घर की नहीं बल्कि टूटे हुए इंसान की कहानी कह रहे थे। उसकी आवाज में न कोई आक्रोश की तेजी थी, न कोई व्यक्तिगत हमला, बस एक ठहरी हुई पीड़ा थी जो सालों की दबी हुई चीखों से बनी थी। उसने दूसरा सवाल पूछा, माननीय प्रधानमंत्री जी, रोहित वेमुला जैसे दलित छात्रों की मौत को सरकार बार बार आत्महत्या कहकर क्यों टाल देती है? क्या यह सच नहीं कि यह एक पूरी व्यवस्था द्वारा की गई संस्थागत हत्या है? विश्वविद्यालयों में दलित छात्रों को अलग थलग किया जाता है, उनकी योग्यता पर सवाल उठाए जाते हैं, जातीय भेदभाव की दीवारें खड़ी की जाती हैं, और जब वे टूट जाते हैं तो सिस्टम खुद को निर्दोष बता देता है। क्या ये मौतें महज व्यक्तिगत कमजोरी हैं या उस सिस्टम की असफलता है जो संविधान की बराबरी की गारंटी देता है लेकिन हकीकत में उसे कुचल देता है? यह सवाल किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं था, यह उस पूरे सिस्टम पर था जो दलित छात्र को पहले हाशिए पर धकेलता है, उसे हर कदम पर अपमानित करता है और फिर उसकी मौत के बाद भी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है। रोहित वेमुला का नाम लेते ही मंच पर जैसे एक ठंडी हवा चल गई, क्योंकि वो नाम अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुका था। 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित की मौत ने पूरे देश को हिला दिया था। वो एक होनहार छात्र था जो फेलोशिप के लिए लड़ रहा था, लेकिन जातीय पूर्वाग्रहों ने उसे घेर लिया। उसकी मौत को आत्महत्या कहा गया, लेकिन उसके आखिरी पत्र में साफ लिखा था कि कैसे सिस्टम ने उसे एक दानव बना दिया। ये सवाल उन हजारों दलित छात्रों की कहानी था जो आज भी आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेजों में खुद को अकेला महसूस करते हैं, जहां प्रवेश तो मिल जाता है लेकिन सम्मान नहीं, जहां क्लासरूम में ताने मिलते हैं, हॉस्टल में अलगाव और प्रशासन में उदासीनता। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। उनकी आवाज में एक गंभीरता थी,
शब्द चुनकर रखे गए थे और चेहरा दुखी लग रहा था। उन्होंने कहा, देखिए, हर छात्र की मौत बेहद दुखद है। रोहित वेमुला जैसी घटनाएं हमें झकझोरती हैं। हमारी सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर बेहद गंभीर है। हर मामले में निष्पक्ष जांच होती है और हमने शिक्षा में आरक्षण को मजबूत किया है, छात्रवृत्तियां बढ़ाई हैं। आत्महत्या एक सामाजिक समस्या है जिसके लिए परिवार, समाज और संस्थान सबको मिलकर काम करना होगा। हम सबका साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं और किसी भी भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाता। जवाब सुनकर मंच पर फिर तालियां बजीं, वही औपचारिक तालियां जो हर सभा में बजती हैं। लेकिन उस दलित लड़की की आंखों में कोई राहत नहीं थी। वो चुपचाप सुनती रही, क्योंकि उसने जवाब नहीं सुना था। वो तो वही पुरानी बातें सुन रही थी जो हर बार दोहराई जाती हैं। जवाब में संवेदना थी, दुख था, लेकिन जवाबदेही नहीं। शब्दों में समस्या को सामाजिक बता दिया गया, लेकिन उस संस्थागत ढांचे का जिक्र नहीं जो दलित छात्रों को बार बार तोड़ता है। यही वो बिंदु था जहां सवाल और जवाब के बीच की खाई साफ दिखने लगी। क्योंकि जब एक दलित छात्र लगातार भेदभाव झेलता है, जैसे रोहित ने झेला, जहां उसकी फेलोशिप रोकी गई, उसे हॉस्टल से निकाला गया और राजनीतिक दबाव में जांच दबा दी गई, तो उसे सिर्फ आत्महत्या कहना सच्चाई से भागना होता है। एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख कर कहते हैं कि 2016 से 2023 तक दलित छात्रों में आत्महत्या की दर 30% से ज्यादा बढ़ी है। आईआईटी बॉम्बे में 2023 में एक दलित छात्र दर्शन सोलंकी की मौत हुई। फिर वही कहानी, जातीय टिप्पणियां, अलगाव और मौत को व्यक्तिगत बता देना। लेकिन जांच, वो आज भी लंबित है। विश्वविद्यालयों में दलित छात्रों को आरक्षण वाला कहकर नीचा दिखाया जाता है। उनकी उपलब्धियों को संदेह की नज़र से देखा जाता है और जब वे विरोध करते हैं तो उन्हें राजनीतिक बता दिया जाता है। उस लड़की ने यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि वो खुद एक विश्वविद्यालय से आई थी। उसने देखा था कि कैसे उसके साथी छात्रों को क्लास में अलग बैठाया जाता है, कैसे प्रोफेसर उनकी कॉपियां सख्ती से चेक करते हैं और कैसे कैंपस में जाति आधारित ग्रुप्स उन्हें बाहर रखते हैं। रोहित वेमुला की मौत उसके लिए सिर्फ एक खबर नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। चेतावनी कि सिस्टम कितना क्रूर हो सकता है। प्रधानमंत्री के जवाब में निष्पक्ष जांच की बात थी, लेकिन हकीकत में जांचें राजनीतिक दबाव में दब जाती हैं। जैसे रोहित के मामले में, जहां शुरुआती रिपोर्ट में संस्थागत हत्या का जिक्र था, लेकिन बाद में उसे बदल दिया गया। जवाब में शिक्षा में आरक्षण की बात की गई, लेकिन आरक्षण सिर्फ प्रवेश देता है, सम्मान नहीं। दलित छात्रों को अंदर आने दिया जाता है, लेकिन अंदर रखा नहीं जाता। वे टूटते हैं, गिरते हैं और सिस्टम कहता है ये उनकी कमजोरी है। ये कहना कि समस्या सामाजिक है, दरअसल उस संस्थागत ढांचे को बचाने का तरीका बन जाता है। क्योंकि अगर समस्या सामाजिक है तो जिम्मेदारी सबकी, लेकिन किसी की नहीं। सरकार कहती है कि हमने छात्रवृत्तियां बढ़ाई हैं, हाँ, लेकिन उन छात्रवृत्तियों को पाने के लिए कितने दलित छात्रों को अपमान सहना पड़ता है। 2022 में जेएनयू में एक दलित छात्रा ने शिकायत की कि उसे जातीय टिप्पणियों के कारण डिप्रेशन हो गया, लेकिन प्रशासन ने इसे व्यक्तिगत विवाद बता दिया। ऐसे कितने मामले हैं जहां दलित छात्रों की शिकायतें दबा दी जाती हैं। प्रधानमंत्री के जवाब ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सत्ता दुख तो स्वीकार करती है, लेकिन दोष स्वीकार करने से कतराती है। मंच पर सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन भीतर एक बहस तेज हो चुकी थी। यह बहस इस बात की थी कि क्या दलित छात्र की मौत महज एक व्यक्तिगत त्रासदी है, या फिर उस व्यवस्था का आईना है जो बराबरी की बात तो करती है, लेकिन व्यवहार में भेदभाव को जीवित रखती है। रोहित वेमुला की मौत के बाद आंदोलन हुए, किताबें लिखी गईं, लेकिन क्या बदला? आज भी दलित छात्रों को कैंपस में अनटचेबल जैसा महसूस होता है। वे पढ़ाई करते हैं, लेकिन जी नहीं पाते। उस लड़की की आंखों में रोहित की आंखें थीं, वे आंखें जो सिस्टम से पूछ रही थीं क्यों, और जवाब वही पुराना, यह सामाजिक समस्या है। लेकिन क्या यह सिर्फ रोहित की कहानी है? नहीं। 2019 में पायल तड़वी, एक आदिवासी मेडिकल छात्रा ने मुंबई के एक अस्पताल में आत्महत्या की कारण जातीय उत्पीड़न। जांच हुई, लेकिन आज तक पूर्ण न्याय नहीं। 2021 में आईआईटी मद्रास में एक दलित छात्र ने शिकायत की कि उसे आरक्षण वाला कहकर ताना दिया जाता है, लेकिन प्रशासन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। ये मौतें आत्महत्या नहीं हैं, ये सिस्टम की हत्या हैं। जहां पूर्वाग्रह दीवारें बनाते हैं, अलगाव जहर घोलता है और उदासीनता मार देती है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, लेकिन दलित छात्रों के लिए वो साथ कहाँ है? कागजों पर, भाषणों में, लेकिन कैंपस में नहीं। उस क्षण साफ हो गया कि सवाल सिर्फ रोहित वेमुला का नहीं है, ये हर उस दलित छात्र का है जो संस्थानों में आज भी खुद को अकेला और असुरक्षित महसूस करता है।
लड़की ने सवाल पूछकर एक दरवाज़ा खोला था, दरवाज़ा उन दबी हुई कहानियों का जो अब बाहर आ रही थीं। जवाब में संवेदना थी, लेकिन समाधान नहीं, और यही कमी थी जो सवाल को और मजबूत बनाती थी। क्योंकि जब तक मौतों को व्यक्तिगत बताया जाता रहेगा, तब तक सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। दलित छात्रों की मौतें सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, वे चीखें हैं जो पूछ रही हैं, क्या हम इंसान नहीं? और जवाब अभी भी अधूरा है। मंच पर अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पहले 2 सवालों की गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी, और हर कोई समझ चुका था कि ये सवाल महज औपचारिकता निभाने के लिए नहीं पूछे जा रहे। ये सवाल दिल की गहराइयों से निकले थे, उन पीड़ाओं से जो सदियों से दबी हुई हैं और अब फूटकर बाहर आ रही हैं। दलित लड़की ने माइक थामा तो उसकी आवाज में न तो कोई जल्दबाजी थी, न कोई आक्रोश की आग, बल्कि एक ठहरी हुई गहरी गंभीरता थी, जैसे वो सदियों की चुप्पी को तोड़कर बोल रही हो। उसने सीधे प्रधानमंत्री की ओर देखते हुए तीसरा सवाल पूछा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बार बार राम राज्य की बात करते हैं। आप आदर्श समाज की तस्वीर खींचते हैं, जहां न्याय, समानता और सम्मान सबके लिए है। लेकिन उस राम राज्य में दलितों को आज भी जमीन के लिए, शिक्षा के लिए और सबसे बुनियादी सम्मान के लिए क्यों लड़ना पड़ता है? क्या ये सच नहीं कि ये वही राम राज्य है जहां बराबरी सिर्फ भाषणों और नारों में है, और वास्तविक जीवन में जाति आज भी इंसान की हैसियत तय करती है? मंदिरों में प्रवेश, जमीन के अधिकार, सामाजिक सम्मान, ये सब आज भी संघर्ष का विषय क्यों बने हुए हैं, जबकि राम राज्य का मतलब तो सबके लिए न्याय और समानता होना चाहिए? यह सवाल किसी राजनीतिक बहस का नहीं था। ये उस प्रतीक से टकराव था जो सत्ता बार बार इस्तेमाल करती है, राम राज्य। राम राज्य जो रामायण में एक आदर्श राज्य का प्रतीक है, जहां कोई भेदभाव नहीं, कोई अन्याय नहीं, सब खुशहाल हैं। लेकिन दलित यथार्थ में यह प्रतीक कितना दूर का लगता है। लड़की की आवाज में वो दर्द था जो हर दलित परिवार ने झेला है, वो दर्द जहां मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं, जमीन छीन ली जाती है और सम्मान सिर्फ ऊपरी जातियों का हक बनकर रह जाता है। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। उनकी आवाज में वही आत्मविश्वास था, शब्द चुनिंदा और प्रभावशाली। उन्होंने कहा, राम राज्य का अर्थ है सबके लिए न्याय, सबके लिए विकास और सबके लिए सम्मान। राम जी का राज्य वह नहीं था जहां कोई भेदभाव हो, बल्कि वह राज्य था जहां हर व्यक्ति अपनी जगह पर सुरक्षित और सम्मानित था। हमारी सरकार इसी राम राज्य की भावना पर काम कर रही है। हमने संस्कृति को मजबूत किया है, परंपराओं को सम्मान दिया है और सामाजिक समरसता के लिए कई कदम उठाए हैं। अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का हमारा संकल्प है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। हम सब मिलकर राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। जवाब सुनकर मंच पर तालियां बजीं, वही तालियां जो हमेशा ऐसी भावुक और आदर्शवादी बातों पर बजती हैं। लेकिन उस दलित लड़की के चेहरे पर कोई संतोष नहीं था। वो चुपचाप सुनती रही, क्योंकि उसके सामने अपनी बस्ती की तस्वीर घूम रही थी, जहां नारे नहीं, रोजमर्रा की लड़ाइयां थीं। जहां मंदिरों के दरवाजे आज भी बंद हैं, जमीन के टुकड़े छीने जाते हैं और सम्मान एक सपना बना हुआ है। राम राज्य की बात सुनकर कितना अच्छा लगता है, एक ऐसा राज्य जहां राम जैसे न्यायप्रिय राजा सबको बराबर देखते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? 2025 में भी जब मद्रास हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है कि पुथुकुडी अय्यनार मंदिर में दलितों को प्रवेश नहीं रोका जाए, तो राम राज्य कहाँ है? जुलाई 2025 में ही अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया कि जाति के आधार पर मंदिर प्रवेश नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। लेकिन क्यों अदालत को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ता है? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में, खासकर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में दलितों को मंदिरों में घुसने से रोका जाता है। ऊपरी जातियां परंपरा का हवाला देती हैं, पुलिस चुप रहती है और प्रशासन नोटिस लेने में देरी करता है। 2025 में ही गुजरात के सुरेंद्र नगर में एक दलित परिवार को मंदिर समारोह से बाहर रखा गया, जिसके बाद हाईकोर्ट में केस चला। ये घटनाएं बताती हैं कि राम राज्य का आदर्श कितना दूर है, जब मंदिर जैसे पवित्र स्थान भी जाति की दीवार से घिरे हुए हैं। और जमीन का सवाल, दलितों के लिए जमीन सिर्फ आर्थिक संसाधन नहीं, सम्मान और अस्तित्व का प्रतीक है। लेकिन 2025 में भी दलित परिवारों की जमीन छीनती जाती है। मध्य प्रदेश के लटेरी तहसील में जून 2025 में ऊपरी जाति के लोगों ने दलित परिवार पर हमला किया, उनके सोयाबीन के बीज छीन लिए और अपनी जमीन में बो दिए। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये पैटर्न है। लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच के अनुसार 2025 में सैकड़ों भूमि विवाद दलितों और आदिवासियों से जुड़े हैं, जहां ऊपरी जातियां या कॉरपोरेट हित जमीन हड़पते हैं। पंजाब में दलितों ने पंचायत की आम जमीन के लिए आंदोलन किए और 150 से ज्यादा गांवों में सफलता मिली, लेकिन ये संघर्ष कितना लंबा और खूनी रहा। आंध्र प्रदेश में 2025 में तरलुवाड़ा गांव के दलित किसानों की जमीन गूगल के डेटा सेंटर के लिए चिन्हित की गई। क्या ये राम राज्य है जहां विकास के नाम पर गरीब की जमीन छीन ली जाती है? शिक्षा और सम्मान का सवाल भी कम नहीं।
दलित बच्चे स्कूलों में भेदभाव झेलते हैं, जहां उन्हें अलग बैठाया जाता है, पानी अलग पीना पड़ता है और ताने सुनने पड़ते हैं। 2025 में भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कई गांवों में दलितों को ऊपरी जातियों के साथ बैठने की इजाज़त नहीं। क्या राम राज्य में ऐसा होता? राम तो कहते थे कि सब बराबर हैं, लेकिन हकीकत में जाति आज भी इंसान की हैसियत तय करती है। प्रधानमंत्री के जवाब में सामाजिक समरसता की बात थी, लेकिन समरसता तब तक नहीं आती जब तक भेदभाव की जड़ें नहीं उखाड़ी जाती। उस लड़की के लिए राम राज्य कोई प्रतीक नहीं था, वो एक कसौटी थी, और उस कसौटी पर सत्ता के शब्द खरे नहीं उतरते दिख रहे थे। क्योंकि अगर राम राज्य सच में सबके लिए है, तो फिर दलित बस्तियों में क्यों हिंसा होती है? क्यों मंदिर प्रवेश के लिए अदालत जाना पड़ता है? क्यों जमीन के लिए लड़ना पड़ता है? जवाब में आदर्श थे, कल्पना थी, एक सुंदर तस्वीर थी, लेकिन यथार्थ की कड़वी सच्चाई गायब थी। ये टकराव आस्था और नास्तिकता का नहीं था, ये नारे और जीवन के बीच का टकराव था। राम राज्य की बात करने वाली सत्ता से दलित यथार्थ जवाब मांग रहा था, और वो जवाब अभी भी अधूरा था। लड़की ने सवाल पूछकर एक आईना सामने रख दिया था, आईना जिसमें सत्ता को अपना चेहरा देखना था। लेकिन क्या सत्ता देखना चाहती है, या फिर वही पुरानी स्क्रिप्ट दोहराती रहेगी, राम राज्य, समरसता, विकास, जबकि दलित जीवन में संघर्ष जारी रहेगा? देश ने देखा कि जवाब दिया गया, लेकिन संतोष नहीं मिला, क्योंकि राम राज्य अगर सिर्फ भाषणों में है तो वो राम राज्य नहीं, वो सिर्फ एक राजनीतिक नारा है। और उस नारे के नीचे दलित आज भी लड़ रहे हैं, सम्मान के लिए, जमीन के लिए, इंसानियत के लिए। उस क्षण मंच पर सब कुछ शांत था, लेकिन भीतर एक तूफान था, तूफान उन सवालों का जो अब दबाए नहीं जा सकते। क्योंकि जब आदर्शों की आड़ में यथार्थ को ढक दिया जाता है, तब सवाल और भी जरूरी हो जाते हैं। और वो दलित लड़की ने उन सवालों को इतनी ताकत से पूछा था कि वे अब हर दलित के दिल में गूंज रहे थे। ये सवाल सिर्फ उस दिन का नहीं था, ये आने वाली पीढ़ियों का था। राम राज्य की तस्वीर कितनी चमकदार दिखती है, लेकिन दलित यथार्थ कितना काला, और इस काले और चमकदार के बीच की दरार अब छिपाई नहीं जा सकती। अब मंच पर सवालों की संख्या नहीं गिनी जा रही थी, उनका वजन महसूस किया जा रहा था। हर सवाल पहले से ज्यादा भारी, ज्यादा गहरा और ज्यादा दर्द भरा लग रहा था। दलित लड़की ने आखिरी बार माइक संभाला। उसकी आवाज में अब कोई हिचक नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस एक दृढ़ संकल्प था, जैसे वो न सिर्फ आज के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बोल रही हो। उसने सीधे प्रधानमंत्री की ओर देखते हुए चौथा सवाल पूछा। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस विकास की तस्वीर आप देश को दिखाते हैं, उसमें दलितों की झुग्गियां उजड़ रही हैं, उनके अधिकार कमजोर हो रहे हैं और उनकी आवाज को व्यवस्था कुचल दे रही है। क्या यही नया भारत है जिसकी बात की जाती है, जहां बड़े प्रोजेक्ट्स, हाईवे, स्मार्ट सिटीज और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पर सबसे पहले गरीब और दलित को कीमत चुकानी पड़ती है, जहां विकास का ग्राफ ऊपर जाता है लेकिन नीचे के इंसान का घर, सपना और भविष्य मलबे में बदल जाता है? क्या ये विकास सबके लिए है या सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए? यह सवाल किसी योजना या आंकड़े पर नहीं था, ये उस पूरे विकास मॉडल पर था जो चमकदार दिखता है लेकिन उसके नीचे दबी हुई पीड़ा को छिपाता है। लड़की की आवाज में वो दर्द था जो लाखों दलित परिवारों ने झेला है, वो दर्द जहां रातों रात बुलडोजर आ जाते हैं, घर उजड़ जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बुजुर्ग बीमार पड़ जाते हैं और महिलाएं खुले आसमान तले रोती हैं। यह उन हजारों परिवारों की कहानी थी जो विकास के नाम पर विस्थापित हो गए, लेकिन पुनर्वास का वादा कभी पूरा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। उनकी आवाज में वही आत्मविश्वास था, शब्द सधे हुए और प्रभावशाली। उन्होंने कहा, देखिए, विकास सबके लिए है। देश को आगे बढ़ाने के लिए कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हम हमेशा पुनर्वास, मुआवजा और नए अवसरों का पूरा ध्यान रखते हैं। हमारी सरकार ने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिनसे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और भारत वैश्विक पटल पर मजबूत हो रहा है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। कोई भी गरीब या दलित पीछे नहीं छूटेगा। हमने डिजिटल इंडिया, आवास योजना, उज्ज्वला, जन धन, ये सब योजनाएं गरीबों तक पहुंचाई हैं। नया भारत यही है, एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत। जवाब सुनकर मंच पर तालियां बजीं, वही तालियां जो विकास और प्रगति की बातों पर हमेशा बजती हैं। लेकिन उस दलित लड़की की आंखों में कोई चमक नहीं आई। वो चुपचाप सुनती रही, क्योंकि उसके सामने अपनी बस्ती की तस्वीर घूम रही थी, वो तस्वीर जहां विकास का ग्राफ ऊपर जा रहा था लेकिन उसका घर नीचे गिर रहा था। सच्चाई क्या है? 2025 में भी विकास प्रेरित विस्थापन एक बड़ी समस्या बनी हुई है।
रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, हल्द्वानी, खरगोन, अजमेर, जयपुर, सूरत जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर डेमोलिशन ड्राइव चलीं। 2025 के पहले 4 महीनों में ही दिल्ली में 8 प्रमुख साइट्स पर लगभग 30,000 लोग विस्थापित हुए। इनमें से ज्यादातर मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग थे, वे लोग जो झुग्गियों या अनधिकृत कॉलोनियों में रहते थे। कोई व्यापक सर्वे नहीं हुआ, लेकिन पैटर्न साफ था, गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदाय सबसे पहले निशाने पर। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन 2025 में भी जारी रहे। मार्च 2025 में प्रयागराज में सुप्रीम कोर्ट ने 6 निवासियों को 10 लाख रुपए प्रत्येक मुआवजा दिया, क्योंकि उनके घर बिना ड्यू प्रोसेस के ढहाए गए थे। नवंबर 2025 में गुरुग्राम में एक लंबे समय से बसी दलित बस्ती को ढहाया गया। ये एक्शन अक्सर रात में होते हैं, बिना पर्याप्त नोटिस के, बिना पुनर्वास के। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि ये असंवैधानिक और अमानवीय है, लेकिन जमीन पर बुलडोजर पहले पहुंच जाते हैं, कानून बाद में। एनसीआरबी के आंकड़े भी चिंताजनक हैं। 2023 में एससी के खिलाफ अपराधों के 57,789 मामले दर्ज हुए, जो 2022 से 0.4 ज्यादा थे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 15,130 मामले। एसटी के खिलाफ अपराधों में 29% की वृद्धि हुई। 2025 में जनवरी से जून तक ही दलितों के खिलाफ 113 जातीय अत्याचार दर्ज हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु टॉप पर थे। ये आंकड़े बताते हैं कि विकास के साथ साथ असमानता और हिंसा बढ़ रही है। विकास के नाम पर दलितों की झुग्गियां उजड़ती हैं, लेकिन पुनर्वास कई मामलों में अपर्याप्त या बिल्कुल नहीं। दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 5.7 मिलियन लोग ज्यादातर मुस्लिम, दलित और पिछड़े हैं। 2025 में दिल्ली में ही 27 लोग 9 एकड़ अतिक्रमण वाली जमीन से विस्थापित हुए। मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा में भी यही पैटर्न। विकास के बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल जोन कई बार दलित और आदिवासी बस्तियों से गुजरते हैं और सबसे पहले वे ही प्रभावित होते हैं। उस लड़की ने यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि वो खुद ऐसी बस्ती से आई थी। उसने देखा था कि कैसे उसके पड़ोसियों के घर ढहाए गए, बिना किसी वैकल्पिक आवास के, बिना कोई सहायता के। बच्चे सड़कों पर खेलते थे और अगले दिन मलबे के ढेर में। वो जानती थी कि अवैध निर्माण का बहाना कितना आसान है जब जाति और गरीबी सामने हो। प्रधानमंत्री के जवाब में कठिन फैसले की बात थी, लेकिन जिनके घर उजड़ते हैं उनके लिए विकास एक ग्राफ नहीं होता, वो एक टूटी हुई दीवार, एक उजड़ा हुआ सपना और एक असुरक्षित भविष्य होता है। जवाब में एक पैटर्न साफ दिख रहा था, हर सवाल पर एक बड़ा विचार, लेकिन जमीन पर उतरती सच्चाई का अभाव। नया भारत की बात की जाती है, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वैश्विक पहचान, लेकिन दलितों के लिए पुरानी असमानताएं आज भी वैसी ही हैं। फर्क बस इतना है कि अब उन्हें विकास के शब्दों से ढक दिया गया है। जिनकी आवाज दबा दी जाती है उनके लिए कठिन फैसला दरअसल बिना सहमति लिया गया फैसला होता है। विकास का दावा तब खोखला लगता है जब सबसे पहले वही लोग हटाए जाते हैं जिनके पास हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जब माइक नीचे रखा गया तो ये सिर्फ एक सवाल जवाब का अंत नहीं था, यह उस भ्रम का अंत था कि विकास अपने आप न्याय ले आता है। उस दलित लड़की ने अंतिम सवाल के साथ ये साफ कर दिया था कि अगर विकास इंसान को पीछे छोड़ दे तो वो प्रगति नहीं, विनाश है। और यही सवाल देश के सामने अब भी खड़ा है। हम किस भारत की ओर बढ़ रहे हैं? चमकते आंकड़ों वाले भारत की ओर, जहां जीडीपी बढ़ती है लेकिन असमानता भी, या बराबरी, सम्मान और इंसानियत वाले भारत की ओर? ये टकराव अब सिर्फ उस मंच तक सीमित नहीं रहा, ये हर दलित के घर में, हर बस्ती में, हर विश्वविद्यालय में गूंज रहा है। लड़की की आवाज में उन लाखों की आवाज थी जो विकास के नाम पर कुचले गए, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि जब तक विकास इंसाफ नहीं देगा तब तक सवाल उठते रहेंगे। और ये सवाल अब सिर्फ पूछे नहीं जा रहे, ये बदलाव की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।